हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। इमरान, रजनीश, आवाज है? जी सर। चलिए, हम लोग जीआईटी को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा, आज फिर एक नया टॉपिक है हमारे सामने। ठीक है, कल के टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक था। चलिए, आज एक नया टॉपिक है, पेप्टिक अल्सर डिसीज। जनरली इसे पीयूडी की लैंग्वेज में या उसके वर्ड्स के रूप में हम जानते हैं, पेप्टिक अल्सर डिसीज। कमाल की बात तो ये है कि हम जब भी कोई सिस्टम को पढ़ते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो जीआईटी हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी हो, कोई भी सिस्टम हो, जब उसके हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो जनरल कॉज है वो लगभग लगभग सेम होते हैं, है ना? तो हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ी, हमने एक्लेजिया कार्डिया पढ़ा, हमने इसोफेजाइटिस पढ़ी, फिर हमने उसके बाद और डिसऑर्डर पढ़े। अब हम थोड़ा और नीचे आए, है ना, स्टमक पे आसपास ही घूम रहे हैं अभी हम। तो यहाँ भी लगभग वही कॉज होने वाले। चलिए, इसे क्यों बोल रहे हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज, क्यों बोल रहे हैं? हालांकि नाम में छुपा हुआ है। डेफिनेशन पढ़िए, एसिड पेप्टिक, एसिड पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री म्यूकोसा। इतने से लफ्ज को अगर आप अच्छे से पढ़ लें, मैं समझता हूँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये 4 वर्ड को आप ठीक से पढ़ लें तो यही पूरा का पूरा टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। एसिड पेप्टिक डाइजेशन, यानी पेप्टिक, जो एसिड पेप्टिक है वो डाइजेशन कर रहा है किस चीज का? एलिमेंट्री म्यूकोसा का। जबकि एसिड जो पेप्टिक है वो किसी और चीज के लिए बनाया हुआ। समझ रहे हैं आप? यहाँ वो किसी और चीज का डाइजेशन कर रहा है। जिस एसिड को, जिस पेप्टिक को हमने फूड के लिए बनाया हुआ था, वो एसिड वो हमारी खुद की म्यूकोजा को ही तोड़ने लग जाए तो वहां डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी हमारी म्यूकोजा की, और वहां अल्सर बन जाएगा। अल्सर की डेफिनेशन भी यही होती है, डिसकंटिन्यूटी। अब ये ऐसा हुआ क्यों, सवाल ये उठता है। तो इसके दूसरे डेफिनेशन पढ़िए, द अल्सर फॉर्मेशन ऑफ या इन एलिमेंट्री म्यूकोजा। कहाँ बना है? एलिमेंट्री म्यूकोजा में। क्यों बना है या किसने बनाया? बाय कोरोसिव इफेक्ट ऑफ एसिड और फोटोलाइटिक इफेक्ट ऑफ पेप्सिन। समझ पा रहे हैं? किसने कर दिया इसको? एसिड पेप्टिक के जो इफेक्ट है वो निकोजा पे ज्यादा पड़ गए, या मैं कहूँ साइड इफेक्ट, उन्होंने उसको तोड़ दिया, उन्होंने उसको इंजोर कर दिया, और वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम बोल रहे हैं अल्सर। और ये स्ट्रक्चर चूंकि एसिड पेप्टिक की वजह से बना है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एसिड पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर डिसीज। क्लियर यहां तक? समीम, और भी कोई क्लियर हुआ है? नहीं? हेलो। जी सर, क्लियर। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब इसके आगे कॉज देखेंगे हम, ऐसा क्यों हो रहा है। कॉमन साइट कौन है? लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। सब जानते हैं इसोफेगस एसिड के लिए नहीं बना हुआ है,
एनी हाउ, चाहे वो LOS ओपन रह जाए, चाहे एक्लेजिया कार्डिया हो जाए या अदर कोई और कॉज हो, अगर लोअर एंड हमारा इसोफेगस खुला रह जाएगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट ना वो टच करेंगे लोअर एंड और इसोफेगस को, तो अल्टीमेटली वो जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो मिड पोर्शन है स्टमक का वो तो बना ही उसके लिए, तो वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाली। या तो स्टमक के लास्ट में यानी ड्यूडेनम वाला पार्ट, या स्टमक का पहला यानी ईसोफेगस वाला पार्ट, ये कॉमनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है, और स्टमक में लेस कॉमन होते हैं। फिर रेयरली फाउंड है निकल्स डायवर्टिकुलम व्हेन कंटेन एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जेजुनम, टर्मिनल आइलियम, ये सब रेयर साइट, ये सब एक्टोपिक साइट है जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? हेलो, क्लियर हुआ? तो एक तो हमने डिसऑर्डर पढ़ लिया कि जब हमारी पेप्टिक म्यूकोसा इरोड हो रही है, अल्सर्ड हो रही है, किस चीज से? एसिड पेप्टिक से, तो इसलिए उसको बोल दिया हमने एसिड पेप्टिक डिजीज, ठीक। दूसरा इसकी हमने साइड देख ली, अपर पोर्शन यानी लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस, तो चूंकि वहां अफेक्ट होगा या फिर इधर ड्यूडेनम साइड, बाकी साइड जो है वो रेयर है, ठीक। तो दो इसमें बेसिकली टाइप है, एक तो हमारा एक्यूट पेप्टिक अल्सर है, दूसरा हमारा क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर, दो ही बेसिकली है। सर वीडियो बंद करिए, डिस्टरबेंस होता है। ठीक, फोकस हुआ हमारा। हमारे एसिड पेप्टिक ने हमारी म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय किया, उनसे अल्सर बने, और इसको हम बोल रहे हैं एसिड पेप्टिक डिसीज। चलिए इटियोलॉजी की बात करें, डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स। हर बार हर लेक्चर में मैंने ये बोला है, हमारी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी पर्सनल हैबिट्स बहुत रोल प्ले करता है हमको डिसऑर्डर में, हमको डिसऑर्डर किस तरीके का आएंगे, ठीक। हाईली स्पाइसी जो फूड है वो ज्यादा बार बार इरिटेट करेगा हमारी म्यूकोसा को। एक्सेसिव अल्कोहल है वो बार बार इरोड करेगा, ठीक। माल न्यूट्रिशन है, हैवी स्मोकिंग है, ये तो कॉमन है, चाहे आप रेस्पिरेटरी पढ़ लो, चाहे आप GIT पढ़ लो, ये डिसऑर्डर तो कॉमन है, मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, फैक्टर है एटियोलॉजिकल, वो आपको कॉमन मिलेंगे। फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग और स्ट्रेस। इन्फेक्शियस एजेंट की हम बात करें तो H. पाइलोरी, डिप्थीरिया, साल्मोनेला, निमोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी GI म्यूकोसा को। जोलिंजर एल्सन सिंड्रोम, ये ऑलरेडी रेयर डिसऑर्डर है, ऐसी कंडीशन है इसमें ओवर प्रोडक्शन होता है गैस्ट्रिक एसिड का, तो किसी भी चीज का कम प्रोडक्शन होना या ओवर प्रोडक्शन होना दोनों ही डिसऑर्डर है, ये ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, ठीक। हाइपरथायरॉयडिज्म, केमिकल ड्रग्स जो ऑलरेडी आजकल बहुत चलन में है, NSAID, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एस्पिरिन, ठीक। मैंने आपको परसों नरसों बताया था कि लास्ट ईयर डोलो जो मेडिसिन आती है उसने 1500 यानी तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च किया है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, डॉक्टर को गिफ्ट देने में। समझ रहे हैं आप? आपके माइंड में हर तरीके से ये भर दिया जाता है कि जिस चीज से आप सफर कर रहे हैं उसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है, तो आप उस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक, ओके, यही हमारा एक अंतिम उपाय है और इसी को अपनाना है। पुराने जमाने में खूब फेमस था कि जब भी फीवर आए
आपको स्पंजिंग करनी है और आपको ढक के उड़ा दे के सुला देनी है। आधा 1 घंटे तक सोने देना है। पसीना आएगा, बुखार कर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आजकल ये चीज इजीली देखने को नहीं मिलती है ना। हर कोई डराता है, बुखार आने ही नहीं देगा। पहली बात तो वो सुबह खाओ डोलो 650, दोपहर में डोलो खाओ, शाम को डोलो खाओ, ऐसी की तैसी फीवर की। तो मरीज खुश हो जाता है कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, इनसे दवाई लेके आए हैं, तब से तो बुखार आया ही नहीं हमको। जो आरएम पे बैठे हुए ना गली मोहल्लों पहाड़ों पे, उनमें तो उनकी पुड़ियों में, हर पुड़ियों में आपको एक स्टेरॉइड मिलेगा। उन्होंने फिक्स कर लिया फॉर्मूला। एक आपको एंटीबायोटिक लिख देंगे, ठीक, NSAID देना है उनको, एक स्टेरॉइड देना है, फिक्स है, और 3 बार खिलाना है उसको पुड़िया को, सुबह दोपहर शाम। आपकी किडनी खराब हो, आपका GIT खराब हो, आपका सेक्स खराब हो, आपका हार्ट लिवर जो भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ उसको इमीडिएटली रिजल्ट्स देना है। क्योंकि इतना कंपटीशन हो चुका है, उसे मालूम है अगर मैंने इसको आज रात को रिजल्ट्स नहीं दिए तो सुबह ये मेरे पास वापस नहीं आएगा, किसी और डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। ऐसी मानसिकता हमने मरीज की बना दी है। इस चक्कर में मैक्सिमम केस हमारे पास बढ़ रहे हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेंट इतनी पहले नहीं हुआ करती थी, हार्ट कंप्लेंट इतनी पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये ड्रग्स अननेसेसरी जो यूज बढ़ा है, इसने ढेर सारे ड्रग्स डिसऑर्डर को निमंत्रण दे दिया। और मसला ये है कि न कोई जानता है क्यों बढ़ा है, और न कोई इसकी जांच है। कोई जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, इसलिए जो चल रहा है वो चल रहा है बस। समझ रहे हैं आप? तो ड्रग का अननेसेसरी यूज हमको स्ट्रेस या हमको और डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। सीवियर स्ट्रेस, ठीक, आजकल किसके पास स्ट्रेस नहीं है? अगर आप स्ट्रेस को पढ़ने चले जाओगे, स्ट्रेस को समझने चले जाओगे, तो आपको स्ट्रेस के 90% कॉज तो वो मिलेंगे जो आप खुद पैदा करते हैं। यानी हमें जो स्ट्रेस है उसके 80% जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। यानी हमने सिर्फ क्रिएट किया है नहीं है। 20% सिर्फ स्ट्रेस ऐसा होता है जो हमें बेसिक है। तो यहाँ पे अननेसेसरी सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, ठीक, फॉर एग्जांपल एंगर, रेस्टलेस, एक्सटेंसिव बर्न, ट्रोमा, सर्जरी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एसिड पेप्टिक को और प्रोडक्शन करता है। आज आप लोग क्लिनिक चलाते हैं, हम लोग भी क्लिनिक रन करते हैं। मैक्सिमम पेशेंट आपका यही बोलेगा कि गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, मेरे हिसाब से चीज नहीं होंगी तो मुझे गुस्सा आता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं तो ऐसे रखती हूँ अपने हस्बैंड को, मेरी एक चुटकी पे, मेरे एक कहने पे, मेरी एक बात पे। बात समझ रहे हो ना? जहां मैं आ जाती है सामाजिक जीवन में, वहां डिस्टरबेंस तय है। क्योंकि आप एक फैमिली मेंबर है, फैमिली में रह के आप मैं लगा ही नहीं सकते। मैं सिर्फ जानवरों में लग सकती है, इंसानों में नहीं लग सकती। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे फादर के ख्याल भी रखना है, उसे मदर का ख्याल भी रखना है, उसे बच्चों का ख्याल भी रखना है, उसे वाइफ का ख्याल भी रखना है, ठीक, उसे सोसाइटी का ख्याल भी रखना है, उसे अपने करियर का ध्यान भी देना है, क्लिनिक्स का भी ख्याल रखना है। तो वो एक साथ कई सारे सर्कमस्टांसेस से गुजरता है, तो वो एक जैसे सोच रख नहीं सकता। माँ को अलग तरह की चीजें पसंद होंगी, कभी कभी उसको वो भी करना पड़ेगा। वाइफ को अलग तरह की चीजें पसंद होती हैं, कभी कभी उसको वो भी करना पड़ेगा। बच्चों को अलग लेवल की चीजें पसंद है, उसको वो भी रोल प्ले करना है। तो वो ये तो बोल ही नहीं सकता कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जहां आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, आप क्या कर जाएंगे? आप एक्सटेंसिव टेंशन में हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, एंगर आएगा, ऐसा कैसे नहीं हुआ, ये तो होना ही चाहिए। तो आपका जो लैक ऑफ नॉलेज है, आपकी जो मेच्योरिटी नहीं है प्रॉपर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी परसों नरसों एक वीडियो आया था, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह चल रहा था, यूट्यूब। वो एक महिला कोई अफसर थी, उसने गार्ड को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, सिर्फ उसने लेट थोड़ा सा गेट खोल दिया। आप लोगों ने शायद देखा हो। तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं एक हाई रैंकर फीमेल जो जॉब कर रही है,
किस तरीके से पेश आ रही है एक एक गार्ड से। तो हमारे टीचर्स ने हमेशा ये बोला है, पढ़े लिखे होने के बावजूद ये तय नहीं हो सकता कि वो अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छा इंसान होना अलग बात होती है, पढ़ाई लिखाई करना अलग बात होती है। समझ रहे हैं ना आप? पढ़ा लिखा तो हमारा उसामा बिन लादेन बहुत था, तो क्या वो अच्छा इंसान था? पढ़े लिखे तो चोर भी बहुत होते हैं, वो रात में आपके सोने के बावजूद भी चीजें चुरा ले जाते हैं। पढ़े लिखे तो हैकर्स बहुत होते हैं, जो आपके आंखों के सामने से आपका सामान चुरा लेते हैं। तो क्या वो अच्छे इंसान है? दोनों चीजें डिफरेंट। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो स्टडी इसलिए कराई जाती है कि आप जिंदगी को प्रॉपर तरीके से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, ये तय है। हर टाइम एक जैसा नहीं होगा, ये तय है। हर बार हर केस में आप सक्सेस नहीं होंगे, ये तय है। आप कोई एक्सपेक्टेशन कर लेना कि मुझे हर केस 100% क्योर मिलेगा, नहीं हो सकेगा। किसी के साथ भी नहीं होता। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार मेरा केस ठीक क्यों नहीं है। फेल्यूर तो पार्ट ऑफ क्लिनिक है। किसके फेल्यूर नहीं हुए? एनिमल सर खुद के फेल्यूर होते थे, तो क्या वो फेल्यूर थोड़े से थे? सेम कहानी गेम में होती है। कोई भी बल्लेबाज कितना ही बड़ा क्यों ना आउट, तो वो होता ही। गॉड ऑफ क्रिकेट भी आउट होता था। तो ये हमें समझना पड़ेगा, वह फ्रस्ट्रेशन लेके नहीं आनी है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो सेम कहानी, चाहे हमारे इन्फेक्शियस हो, चाहे हमारे डाइट्स हो, चाहे हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, चाहे हमारे ड्रग्स हो, चाहे हमारे स्ट्रेस हो। ठीक, ये कुछ कॉज है जो इस डिजीज को लेके आते हैं। इनमें से कोई कॉज आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी, कोई भी कॉज आप पूछ सकते हैं। मैंने कई बार बताया, सबसे पहले हमारा गोल फाइनल होना चाहिए। फिर उस गोल को पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो रास्ते हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। किन किन रास्तों से जाना है, किन रास्तों पे कितना एफर्ट लगाना है, तब जाके वो अचीवमेंट आपको होगा। हम लोग करते क्या है, गोल अनजाने में सेट कर लेते हैं, रास्ता पता नहीं है, फिर जो बताने वाला होता है उसकी हम मानते नहीं है, फिर जो हासिल होता है उस पर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, यार ये क्या मिल गया। तो वो तो मिलना ही था, क्योंकि आपका कुछ प्लान था ही नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हमारा पीओडी एल सॉरी लो
हेलो, सॉरी, क्लियर है? तो उसके बाद क्लिनिकल फीचर आएंगे हमारे। बर्निंग स्टमक में पेन होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस होने वाली है, ब्लोटिंग हो जाएगा, बेल्चिंग होगी, इंटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड होगा। ये सब कॉमन सिम्टम है जो जीआईटी प्रॉब्लम में आते ही आते हैं। heartburn, nausea, vomiting, है ना, which may appear red or black, dark blood। ये सब कॉमन सिम्टम है जो आपको जीआईटी के छोटों में देखने को मिलते ही मिलते हैं। इनमें से कोई सिम्टम जो आपको समझ नहीं आ रहा हो पूछ सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है अगर गहरे घाव बन गए तो, परफोरेशन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इवन कैंसर तक हो सकता है, पर वो रेयर चीज है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जांच क्या कराएंगे? टेस्ट करा सकते हैं आप, ठीक है, ब्लड टेस्ट एच पाइलोरी को देखने के लिए। जनरली तो मेंडोस्कोपी करा लेंगे या यूएसजी से मालूम, हालांकि कराई नहीं जाती इस टाइम में, क्लियर हो जाता वैसे ही। एलोपैथी की बात करें तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर टैबलेट देते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं होगा वहाँ पे, ठीक तो होगा आपके ही ड्रग से। ठीक, डाइट में क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे आप एल्कोहल को, अवॉइड करेंगे आप स्मोकिंग को, स्पाइसी फूड को, ये जो मेंटेनिंग फैक्टर है उन्हें आप अवॉइड करेंगे। कुछ ड्रग फेमस है हमारे यहाँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम, हाईली स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी जाना जाता है अल्सर के लिए। स्वीट की क्रेविंग होगी, डायरिया इमीडिएटली जाएगा। एनाकार्डियम, यूरेनियम नाइट्रिकम, काली बाइक्रोम, अदर रेमेडी। ठीक है, कारोवेज, फॉस्फोरस, वाइटामिन ऑलरेडी फेमस है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। अगर आपको ज्यादा नहीं समझ आ रहा है, यूरेनियम नाइट्रिकम, एनाकार्डियम, अर्जेंटम, कारोवेज, सल्फर, नक्स तो कॉमन रेमेडी, बट अकॉर्डिंग टू पर्सन हम चूज करते हैं। यहाँ तक आते आते हमारा जीआईटी का लगभग लगभग बड़ा पोर्शन खत्म हो गया है। दो या तीन रिसोर्ट और बचे, कवर हो जाएंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया ऑलरेडी, सोमवार मंगल बुध 3 दिन क्लास रखेंगे अब, ठीक है, चूंकि अब लगभग खत्म होने की तरफ है। उसके बाद हम मदर टीचर सीरीज लेके आएंगे बीच बीच में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस की और अच्छे से हो सके। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आपको ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। सर वीडियो बंद कर लीजिएगा। Vivo 1938, नींद आ रही है सर आपको? हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस पर फोकस करिए। मैं आपको एक आउटलाइनिंग दे रहा हूँ। कहीं की भी टीबी होगी, वहां पर 2 फैक्टर रोल प्ले करते हैं, एक तो जनरल और एक लोकल। जनरल में कॉमन है, हर जगह लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ का एनवायरमेंट, ठीक, फैमिली हिस्ट्री, और एक लोकल में जो हम इंजेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एब्डोमिनल टीबी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसा क्या खा लिया, क्या पी लिया, क्योंकि वो जीआईटी में जाएगा। तो इन्फेक्टेड मिल्क जो होता है, मैक्सिमम केस में वो रोल प्ले करता है। जो इस एनिमल से आया है, शायद वो ही एनिमल इन्फेक्टेड हो। समझ गए? सॉलिंग ऑफ स्पोटम, जनरली क्या होता है, कई बार हम थूक के स्पोटम आया और हमने नहीं थूक पाया, उससे निकल गए, तो वो पेट में जाकर टीबी कर देगा। हेमेटोजेनस स्प्रेड, यानी आपको पता ही है, अगर कहीं कोई इन्फेक्शन है, अगर वो ब्लड में आ गया तो कहीं भी जाके स्प्रेड कर सकता है, ठीक, जिसमें एक्टिव पल्मोनरी रीजन होता है, उसको बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, कंटिन्यूअस स्प्रेड करेगा, बस और कुछ नहीं। ये कुछ कॉज है जो कि एब्डोमिनल टीबी को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस रूप में आपको दिख रही है, वो अल्सर के फॉर्म में दिख रही है और ट्यूमर के फॉर्म में दिख रही है, इसलिए इस पर उसका नाम पड़ जाता है। किस पार्ट में आपको टीबी है, उसके बेस पर उसका नाम पड़ जाएगा। तो यहाँ हम बहुत ज्यादा टीबी को पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि कॉमन टीबी को पढ़ लो, बस वही आपके लिए सफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस ट्यूबरकुलोसिस, ईसोफेगस में तो उसका नाम पड़ गया, स्टमक में तो उसका नाम पड़ जाएगा, ड्यूडेनम में तो उसका नाम पड़ जाएगा। तो यहाँ ऐसा कुछ पढ़ने के लिए खास है नहीं, इसलिए हम टीबी को ज्यादा कुछ टच कर नहीं रहे।
ये कई बार देखा गया है, ट्यूबरकुलर मीजेंट्रिक लिम्फेटाइटिस, लिम्फ नोड की टीबी जहाँ देखने को मिलती है ना, सेम कहानी है, सेम कॉज होंगे, बस वो लिम्फेटिक का नाम आ जाएगा। जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट टर्न पे विशेष रूप से, वो बड़ी ड्रग है, बड़ी डिसीज है, वो है इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज। मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज में, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ? हेलो, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? नहीं सर। सर दिखाई पड़ रही। क्या दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये मिजेंट्रिक रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी स्टमक, क्या दिख रहा है? क्रॉन्स डिजीज दिख रही है। वेरी गुड। क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ, दो ही पढ़ने वाले हम आगे जाके, क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये हमारी इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज है, आईबीडी है, दोनों फेमस है, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्रॉन्स और अल्सरेटिव, ठीक है। कोशिश करें आप लोग इनको पढ़ने का। हमने डिसाइड किया हम सोमवार मंगल बुध 3 दिन पढ़ाया करेंगे, थोड़ा सा क्लास लंबी करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लगभग फ्रेश होने की तरफ है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, जनरल क्लास के बाद डिस्कशन चलता है जी। एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, इसको ये होम्योपैथिक से पूरी तरह रिकवर हो जाएगा सर की? बिल्कुल सर, होम्योपैथिक से एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है, कहीं का भी हो। अभी हमारे पास 3 केस चल रहे हैं, तीनों रेस्पिरेटरी के हैं और एक स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस का है। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में थोड़ा ट्रीट करने में डिफिकल्टी पैदा हो रही है, वरना रेस्पिरेटरी का बढ़िया केस चल रहा है, तीनों की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, बशर्ते आपको मेंटेनिंग करना पड़ता है। पेशेंट को उसकी एलएफटी कराते रहिए, जनरल फीचर आप जानते रहिए, वेट चेक करते रहिए, इन सब में इम्प्रूवमेंट है तो केस आपका अच्छा जा रहा है, कोई डरने वाली बात। डाइट का भी इम्पोर्टेंट। जी सर, डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आपको फोकस करना पड़ता है। हमें क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने ड्रग्स और प्रॉपर तरीके से अपनी डिसीज के बारे में स्टडी नहीं की, थोड़ा सा, इसलिए कॉन्फिडेंस कम आता है। अगर ये 2-4 केस आपसे ठीक हो जाएंगे फिर डर आपका निकल जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसके साथ में आप जो गवर्नमेंट्स की दवा चलती है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है तो। हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है, बशर्ते आपका मरीज कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मगर उसके जनरल फीचर अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप समझ लीजिए केस अच्छा जा रहा है, और कुछ नहीं, करने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस तो मोस्टली बैकवर्ड क्लासेस से होता है ना, बिल्कुल उन बिल्कुल लोगों का खान पान तो एक दिन में सुधार नहीं सकते, जाहिर सी बात। तो जैसे अगर उनको खाने पीने की। मेंटली में आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, जहां तक कोशिश हो उसमें आप उनकी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते हैं। बाकी घर पे तो अपन जान ही सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, आपकी बात भी सही है। मेरा अपना मानना है कि 4-5 डिसीज में ही अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायबिटीज, थायराइड, ठीक है, हाइपरटेंशन, सेक्सुअल और स्किन, ये 5 फैक्टर ऐसे हैं, 5 लाइन ऐसी हैं जहां पे आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। 5 लाइन में आपको फोकस कर लिया। एक और बहुत बड़ा जो आता है आजकल, मेंटल डिसऑर्डर पे आपने फोकस कर लिया तो आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इतने केस भरे पड़े हैं, सेक्सुअल और मेंटल और स्किन भरे पड़े हैं घर में, बशर्ते अच्छे से आना चाहिए, ढेर सारे केस। ठीक से पढ़ लें और उसको हाईलाइट करें, अपना प्रचार प्रसार करें, लोगों के साथ कैंप करें। 24 घंटे अपने आप को उसमें डुबाना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट्स आते हैं। कई लोग जाते हैं क्लिनिक बैठ के पबजी खेलने लग जाते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है ना, वो लगता है क्लिनिक खोलने से क्लिनिक चल जाएगी,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब जमाना अलग है, आपको अपने आप को हाईलाइट करना पड़ेगा। सोचो ना, जो लोग एमडी है वो भी अपने पीआरओ रखते हैं, हम लोगों के पास उनके पीआरओ आते हैं कि नहीं आते? बताओ, एक एमडी हो के हमारे पास पीआरओ पहुंचा सकता है, तो हम लोग क्या मतलब उनसे बड़े हैं क्या? तो आजकल उनको पता है मैं अपने टैलेंट तो तब दिखा पाऊंगा जब मरीज मेरे पास आएंगे। तो जब वो लोग करते हैं तो आप भी करिए मार्केटिंग, उसमें क्या बुराई है? जमाना इस तरीके का है, अपने आप को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, अपना टैलेंट तो आप तभी दिखा पाएंगे जब मरीज आपके पास है। जमाना कंपटीशन का है, ठीक है ना, डरिए मत, करना तो पड़ेगा। थैंक यू सर। जी, कोई और कुछ क्वेश्चन? कुछ पूछ रहे थे आप सर, सौरभ सर? ये हमने कहा कि उनका खान पान बैकग्राउंड जो है वो उसी की वजह से टीबी हुई है, जी जी। उसको जब तक नहीं चेंज सर, नहीं एक्चुअली करेंगे में केवल। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ खान पान ही टीबी कराता है, ऐसा नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनका भी जितना भी उनके पास अवेलेबिलिटी है, बस उसको ठीक करा दीजिएगा, क्लीनिंग करा दीजिएगा, हैंड वॉशिंग में डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो छुड़वा दीजिएगा। क्योंकि किसी भी डिसऑर्डर को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, केवल एक फैक्टर रोल प्ले नहीं करेगा क्या सिर्फ डाइट रोल प्ले कर रही है? डाइट सिर्फ रोल प्ले नहीं करती। अभी दोनों केस मेरे पास चल रहा है, दोनों वाइफ है उसकी आर्मी ऑफिसर की। मैं नहीं समझता उनके यहाँ पे खान पीन कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी दोनों को टीबी है। तो एक ही फैक्टर रोल प्ले नहीं करता, अगर वहां भी है तो वहां कोशिश कर सकते हैं अपन उनको हैबिट चेंज कराने की। जितना फूड उनके पास अवेलेबल है उसमें भी वो अच्छे हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा मेन रोल है हमारा खुद की इम्यूनिटी। मैं बोल रहा हूँ दो ऐसे केस केस में आपसे। जो है मतलब होम्योपैथिक में तो कम से कम 1 वीक की दवाई लेके जाएगा ना, या तो वो 1 वीक में ऐसे पता केस में चला कि आप हर 10 दिन में उसको बुलाओ, टीबी वाले केस में हर 10 दिन में उसको बुलाओ और उसका वेट चेक करो, डाइट का पूछो, हाइट का, सॉरी उसके आपकी एपेटाइट का पूछो। अगर ये सब ठीक है तो बाकी सब ठीक है। लिवर ठीक है, लिवर की एलएफटी करा लो, इससे ज्यादा और क्या होगा? या चेक से एक्सरे करा लो, उसमें इंप्रूवमेंट दिखेंगे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को हम फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट डे थैंक यू। क्या लेके आते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।